नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे चुनाव आयोग के बारे में और चुनाव आयोग क्या होता है और चुनाव आयोग के समक्ष अभी क्या क्या चुनौतियां हैं, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 हम चुनावी राजनीति के बारे में पढ़ा चुके हैं और ये है दूसरी वीडियो जिसमें से आज प्रमुख चर्चा रहेगी क्या, चुनाव आयोग के बारे में, आचार संहिता के बारे में, ये सब बातें क्या होता है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज क्या जानेंगे चुनाव आयोग के बारे में। तो चुनाव आयोग का गठन कब होता है? चुनाव आयोग का गठन दोस्तों कब होता है? 1950 में। अब ये बात आती है चुनाव आयोग आखिर क्या होता है। तो चुनाव आयोग एक संस्था है जिसमें से चुनाव प्रक्रिया संचालन किया जाता है। इसमें कहा गया है चुनाव आयोग के द्वारा पूरे देश में चुनाव होता है, उसमें किस तरह का से चुनाव कराया जाना चाहिए, चुनाव में क्या क्या बातें जो उम्मीदवार होते हैं उसको मानना चाहिए, ये सब कौन दिशा निर्देश देते हैं? तो ये देते हैं चुनाव आयोग के द्वारा। यह एक संस्था के रूप में करता है जो कि देश में चुनाव प्रक्रिया का क्या करता है? संचालन करता है। तो यह एक स्वतंत्र संस्था है चुनाव आयोग, जो कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव पूरे देश में कराया जाता है। ठीक है, तो ये संविधान के भाग 15 में ये चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित वर्णन है संविधान में, और आर्टिकल 324 में। कितना में है? भाग 15। भाग 15 में मतलब कि चुनाव प्रक्रिया से संबंधित वर्णन है, और आर्टिकल कितना? 324। आर्टिकल 324 में निर्वाचन कराने का अधिकार है। अब क्या जानेंगे? प्रथम चुनाव आयोग के प्रमुख कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त, मतलब कि ये चुनाव आयोग में प्रथम व्यक्ति कौन था कि जो उसमें आयुक्त हुआ था, नियुक्ति हुआ था चुनाव आयुक्त, वो था दोस्त सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। और अभी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि अभी वर्तमान के चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चुनाव आयोग का गठन कब होता है? 1950 में, जिसमें भाग 15 में निर्वाचन संबंधित का अधिक मतलब वर्णन किया गया है। आर्टिकल 324 में निर्वाचन से संबंधित बातें की गई है। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन, जिसमें से कि अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 में चुनाव होता है। ठीक है, प्रथम चुनाव कब होता है? अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक। आपको एग्जाम में आएगा कि आपको प्रथम चुनाव कब, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार चुनाव कब हुआ? 1951। अगर ऑप्शन दिया रहेगा 1952 तो 1952 भी टिक कर सकते, दोनों आंसर सही हो सकता है। अब हम लोग जानेंगे आखिर चुनाव आयोग के क्या क्या अधिकार हैं, तब फिर जानेंगे चुनाव आयोग के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तब तीसरी बात क्या है? आचार संहिता के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे कि चुनाव अभियान में राजनेता जो होते हैं वो क्या क्या वादा करते हैं जनता से, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। आप लोग समझ गए चुनाव आयोग का मतलब क्या हुआ? चुनाव प्रक्रिया का संचालन करने वाला एक आयोग है, एक संस्था है, उसे क्या कहा गया? चुनाव आयोग। यह एक स्वतंत्र संस्था होता है जिसमें किसी का पक्ष, किसी भी राजनेता दल का पक्ष नहीं होता है। तो क्या जानेंगे हम लोग दोस्तों? चुनाव आयोग के अधिकार क्या क्या है, यानी कि चुनाव आयोग का काम क्या क्या है। तो इन सब बातों पर हम यहाँ पे विस्तार पूर्वक अभी हम लोग जानेंगे।
तो आखिर चुनाव आयुक्त जो होता है, आयुक्त जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जो प्रमुख होते हैं, मुख्यतः 3 व्यक्ति निर्वाचित होते हैं उसमें, मतलब शामिल होते हैं चुनाव आयोग में। एक मुख्य होता है, बाकी 2 ऐसे ही होता है। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो वह करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है दोस्तों? आयुक्त का राष्ट्रपति के द्वारा होता है। आपको यह ध्यान होना चाहिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन एक बात है यहाँ पर, एक बार चुने जाने के बाद राष्ट्रपति की बात नहीं मानता है, वो अपनी मन मर्जी से चलता है। अगर ना ही कोई भी पार्टी का, ना ही किसी के सरकार के पक्ष में उसकी बात मानना होता है। वो एक स्वतंत्र है और ना ही किसी को भी आदेश दे सकता है वो, और उसकी मतलब कि उसे हटाना बहुत ही मुश्किल है। जिस तरह हमारे सुप्रीम कोर्ट में न्यायपालिका के जो एक मुख्य न्यायाधीश होता है उसे हटाना मुश्किल है, उसी तरह हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना बहुत ही कठिन है। मतलब कि उसको बहुत सारे अधिकार हैं, इसलिए ताकि हमारे देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराए जा सके, और जो राजनेता अगर उसे चाहे हटा भी दे, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त को, तो वो उसको पावर नहीं है हटाने का। तो वो जो है मुख्य चुनाव आयुक्त, वो किसी पार्टी को आदेश दे सकता है, उसे मतलब कि अगर चुनाव सही ढंग से नहीं हुआ तो फिर से चुनाव करने की आदेश दे सकता है, इतनी पावर है। और शायद ही किसी दूसरे देश में जितना कि हमारे देश में चुनाव आयुक्त को अधिकार दिया गया है, उतना किसी देश में ऐसा नहीं दिया गया है। तो इसलिए दिया गया है ताकि हमारे देश में कोई धांधली ना हो चुनाव की प्रक्रिया के दौरान। ठीक है, तो हमारे देश में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। हाँ, ये बात याद रखना चाहिए, राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति की बात मानने के लिए वो बाध्य नहीं है, ना ही किसी सरकार को राष्ट्रपति बातें मानने की, किसी भी मतलब राजनेता की बात मानने के लिए वह बाध्य है, ऐसा नहीं है, ये ध्यान होना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं स्वतंत्र चुनाव आयोग। एक बात और, चुनाव आयोग को निर्वाचन आयोग भी कहते हैं, चुनाव या निर्वाचन बोलिए, दोनों शब्द एक ही है। तो क्या कहते हैं? निर्वाचन आयोग भी कहते हैं। तो चुनाव के दौरान इसका काम क्या क्या है, इन सब बातों पर हम जानते हैं। तो चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग माने चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग माने चुनाव आयोग। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को, किसको भाई? सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। सोचिए कितना है चुनाव आयोग का, पानी पीते थोड़ा, कितना है उसको अधिकार चुनाव आयोग को कि वो सरकार को चुनाव प्रक्रिया के दौरान उसे आदेश दे सकता है, चाहे वो कितना ही बड़ा राजनेता क्यों न हो, उसे चुनाव आयोग के सामने झुकना ही पड़ता है। उसे मतलब एक बार बोल दिया तो बोल दिया। ठीक है, दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है सरकार को, कौन? निर्वाचन आयोग। ठीक है, इसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग को रोकना होता है। इसका लक्ष्य क्या होता है? अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको रोकना होता है। इसके द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, अगर ईवीएम में, मान लीजिए हमारे देश में ईवीएम के द्वारा चुनाव होता है, ईवीएम मतलब मशीन के द्वारा चुनाव होता है, तो अगर उसमें कोई गलत होता है, उसका दुरुपयोग करता है, तो उसे कौन रोकेगा? निर्वाचन आयोग रोकेगा। ठीक है, निर्वाचन आयोग उसे रोकेगा। मशीनरी का दुरुपयोग को रोकना होता है, या अधिकारियों को तबादला भी कर सकता है। चुनाव के दौरान अगर अधिकारी चुनाव के समय जहां जहां पे मौजूद होते हैं, उसे तबादला भी कर सकता है। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, सेना को भी भेजा जा सकता है, और क्या अधिकारियों को भी भेजा जा सकता है। ये किसके आदेश पर? ये निर्वाचन आयोग के आदेश पर।
चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। जिस समय चुनाव होती है उस समय, चुनाव के समय जो अधिकारी तैनात होते हैं ड्यूटी पर, उस समय सरकार के नियंत्रण में नहीं होता है। किसके नियंत्रण में होता है? तो वह होता है चुनाव आयोग के नियंत्रण में। ठीक है, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ड्यूटी पर जो तैनात अधिकारी होते हैं वो सरकार के नियंत्रण में नहीं होकर किसके नियंत्रण में होते हैं? इस आयोग के नियंत्रण में। किस आयोग के नियंत्रण में? निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में। चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। कौन लेता है भाई? चुनाव प्रक्रिया के हर निर्णय पर कौन निर्णय लेगा? तो वो लेगा निर्वाचन आयोग। सोचिए, अगर सरकार ही निर्णय लेते तो उसी का पार्टी जीतता, वही सरकार जीतता। इसीलिए हमारे देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोग की एक संस्था है जिसमें पूरे किसी भी सरकार को, किसी भी बड़े से बड़े पार्टी को, अधिकारी को कोई भी आदेश दे सकता है चुनाव के दौरान, तभी तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होगा। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है। ये क्या होता है? चुनाव संहिता, आदर्श चुनाव संहिता, इन सब बातों पर भी अभी हम चर्चा करेंगे। आदर्श चुनाव संहिता मतलब ये हुआ, उम्मीदवार को एक आदेश दिया जाता है चुनाव प्रक्रिया के दौरान, उसे मानने के लिए वो बाध्य होता है। अगर वो उम्मीदवार चुनाव के दौरान वो बात नहीं मानता है तो उससे चुनाव आयोग के द्वारा उसे दंड भी दिया जा सकता है। इसी को आचार संहिता कहा जाता है। अच्छे एक नियम है जिसमें हर उम्मीदवार को एक मतलब आदेश का पालन करना होता है। इसे क्या कहा गया? आचार संहिता कहा गया। ये खैर अभी लिखाएंगे आचार संहिता के क्या क्या पहलू भी है और क्या है। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार और पार्टियों को सजा भी दे सकती है चुनाव आयोग के द्वारा। अगर आचार संहिता का जो उम्मीदवार या पार्टी उल्लंघन करता है तो उसे दंड भी दे सकता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे चुनाव आयोग में आचार संहिता के बारे में। क्या जानेंगे? चुनाव आयोग में आचार संहिता आखिर क्या होता है और आचार संहिता में कौन कौन से आदेश को पालन करना होता है। क्या जान रहे थे हम लोग आचार संहिता के बारे में? आखिर आचार संहिता क्या होता है? तो चुनाव के दौरान, कब दोस्तों? चुनाव के साथ पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून और दिशा निर्देश को हम क्या कहते हैं? आचार संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? चुनाव के साथ उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले मतलब कायदे कानून और दिशा निर्देश को हम क्या कहते हैं? मतलब कि आचार संहिता कहते हैं। यही सब बात हम लिख कर बता रहे हैं, कुछ पहले भी बता चुके हैं। तो इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को यह सब करने की मनाही है। अब ये शब्द नया आया मेरे भाई, ये क्या होता है? मनाही। तो मनाही माने माना, ये छोटा सा शब्द है लेकिन समझा देने का एक मतलब, समझा देने का नहीं मतलब बता देने का एक अच्छा होता है, क्योंकि हमारे कभी कभी पॉलिटिकल शब्द जो होता है मतलब राजनीतिक शब्द समझ नहीं आता। आखिर क्या होता है? जब हम भी 10th में थे तो हमको भी समझ नहीं आता था कि ये शासन क्या होता है, ये राजनेता क्या होता है। तो ये सब बात ध्यान रखना चाहिए और पढ़ते पढ़ते सबको समझ में आ जाता है। तो मनाही माने क्या हुआ? मना है किसको? उम्मीदवार और पार्टियों को। किस किस चीज? तो यहाँ लिखे हम, किसी धर्म स्थल का उपयोग करना मना है। अगर आप चुनाव इलेक्शन में उम्मीदवार अगर धर्म के नाम पर या धर्म स्थल के नाम पर आपसे वोट मांग रहा है तो यह मना है। ठीक है, ये आचार संहिता के द्वारा लागू होता है। सरकारी वाहन क्या होता है? मतलब कि ये जो सरकारी गाड़ियां जो होती है उसका या विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। ये आचार संहिता का नियम का अगर कोई उल्लंघन करता है, अगर आपके गांव में
कोई भी उम्मीदवार अगर चुनाव को प्रचार करने के लिए सरकारी वाहन का इस्तेमाल कर रहा है, सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है, तो वह एक गलत है, आचार संहिता का यह उल्लंघन माना जाएगा। चुनाव के अधिघोषणा हो जाने के बाद, चुनाव के अधिघोषणा, ध्यान रखिएगा, अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री बड़े योजना का शिलान्यास, मतलब कि नए नए भवन का निर्माण नहीं कर सकता है और बड़े नीतिगत फैसले या लोगों की सुविधाएं देने वाले वादे नहीं कर सकते हैं। जब उद्घोषणा हो जाता है तो आप मतलब जो उम्मीदवार होता है वह बड़े बड़े वादा लोगों के साथ नहीं कर सकता है। यह आचार संहिता का नियम है। अब हम लोग जानेंगे क्या, चुनाव अभियान के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे चुनाव आयोग के समक्ष चुनौतियां अभी फिलहाल कौन कौन सी हैं। इन सब बातों पर चर्चा कर ये मतलब टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो ये हम पढ़ा रहे हैं कौन से लेसन, 3 लेसन, जिसमें से क्लास 9th में चैप्टर 2 पढ़ा चुके हैं, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, और दूसरा क्या, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, और उसी में था प्रस्तावना, वो भी पढ़ा चुके हैं। और चुनावी राजनीति में एक पाठ हम पढ़ा चुके हैं, ये दूसरी पाठ है। ठीक है, क्या जानेंगे, चुनाव अभियान के बारे में। ठीक है, चुनाव अभियान ये क्या होता है, चुनाव अभियान। चुनाव अभियान क्या होता है, चुनाव के दौरान जो उम्मीदवार द्वारा एक अभियान चलाया जाता है, एक नीति मतलब एक योजना बनाकर वो लोगों को आकर्षित करते हैं, लंबे चौड़े वादा करते हैं, उसी को क्या कहा गया, चुनाव अभियान कहा गया। चुनाव के समय अभियान चलाना ही चुनाव अभियान कहलाता है। तो आखिर कौन कौन बातों को रखा जाता है चुनाव अभियान के दौरान, ताकि लोग आकर्षित हो सके और वह अपना वोट मतलब हासिल कर सरकार अपनी बना सके। अभियान के दौरान राजनेता जो होता है वो क्या क्या वादे, लंबे चौड़े जो वादा करते हैं, और चुनाव अभियान के दौरान क्या क्या बातें उसको रोका गया है कहने से, इसी को हम क्या कहते हैं, चुनाव अभियान। तो चुनाव अभियान में एक जो इंदिरा गांधी की सरकार थी 1971 में, कब, 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार, इंदिरा गांधी 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी ने एक नारा दिया था, क्या, गरीबी हटाओ का नारा। क्या दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो दरअसल ये सब बातें इसलिए दिया जाता है ताकि लोगों को आकर्षित कर सके, लोगों को वोट मतलब प्राप्त करने के लिए उसे प्रलोभन नहीं, उसे मतलब कि अपनी बातों को रखते हैं लोगों के सामने, ताकि लोगों को लगता है कि हाँ ये चीज हटा सकता है, इसलिए मतलब कि देते हैं। तो एक और 1977 में जयप्रकाश नारायण 1977 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता दल के पार्टी ने यह नारा दिया था कि लोकतंत्र बचाओ का नारा। क्या दिया था, जनता पार्टी ने, जयप्रकाश के नेतृत्व में जनता पार्टी ने क्या दिया था, लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। इसे लगता था कि लोकतंत्र खतरे में है, इसीलिए लोगों को यह अपना चुनाव अभियान में क्या नारा दिया था, लोकतंत्र बचाओ। ठीक है, अब ये हम जानते हैं कि चुनाव अभियान के दौरान उम्मीदवार या पार्टी को कौन कौन से काम करने के लिए रोका गया है, तो वह है, यही बताते हैं, चुनाव अभियान के दौरान कौन कौन से काम करने को दौरान उम्मीदवार को क्या
उम्मीदवार या पार्टी को क्या क्या करने से रोका गया है? क्या क्या करने से रोका गया है? ठीक है, मतलब चुनाव हो रहा है तो उम्मीदवार का जो मर्जी है वो नहीं कर सकता है। पहला क्या है, किस चीज में रोका गया है? जाति, धर्म या लिंग के आधार पर वोट मांगना, क्या है दोस्तों? मनाही है, यानी कि मांगना रोक है। मतलब कि अगर चुनाव अभियान के दौरान उम्मीदवार जो होते हैं, जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, वह अगर जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर वोट मांग रहा है तो वह दरअसल गलत है, ये रोक है उस पर। और दूसरी क्या है कि इसमें क्या सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। दूसरी क्या है, सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, चुनाव अभियान के दौरान आप सरकारी मतलब उम्मीदवार क्या कर सकता है, संसाधनों का, सरकारी जो संसाधन होता है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये सब मतलब चुनाव अभियान में उसको करने की रोक है। तो चुनाव अभियान के दौरान सरकारी संसाधनों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लोकसभा के चुनाव में, किसमें? लोकसभा के चुनाव में एक निर्वाचित क्षेत्र के बारे में हम बता चुके हैं। एक निर्वाचित क्षेत्र में 25 लाख से ज्यादा खर्चा रुपया नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप एक सांसद बनते हैं और उस सांसद में चुनाव अभियान के दौरान 25 लाख से ज्यादा रुपया खर्च करते हैं तो आपके सामने सीबीआई भी आ सकता है और आपसे पूछताछ कर सकता है, और अगर आप उसे ज्यादा करते हैं तो आप उसे दंड के भी मतलब कि लायक हो सकते हैं। तो आप 25 लाख से ज्यादा रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं। एक लोकसभा चुनाव के दौरान आप 25 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और विधानसभा का जो चुनाव होता है, जो राज्य में होता है, जिसमें से एमएलए जो होता है, विधायक, उसमें आप एक इलेक्शन में कितना रुपया खर्च करना चाहिए? तो 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये चुनाव अभियान के दौरान ये होता है। तो विधानसभा के चुनाव में 10 लाख रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। अगर ज्यादा करते हैं तो आपसे पूरा मतलब कि डाटा लेगा कि आप इतना मतलब क्यों किए, ठीक है? तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे चुनाव आयोग के समक्ष, यानी कि निर्वाचन आयोग के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। क्या जानेंगे? चुनाव आयोग के समक्ष कौन कौन सी अभी चुनौतियां हैं, इन सब बातों पर हम तो दोस्तों हम लोग क्या जानेंगे, चुनाव आयोग के समक्ष अभी क्या क्या चुनौतियां हैं, इन सब बातों पर अभी हम जानेंगे। तो ये सबसे पहले ये जानते हैं चुनाव आयोग में जो चुनाव आयोग के समक्ष चुनौतियां, चुनाव आयोग में नहीं, क्या चुनाव आयोग के समक्ष चुनौतियां हैं। तो इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं? जो मतलब कि उम्मीदवार जो होते हैं, जो बड़े बड़े दल होते हैं, वो जब टिकट देते हैं तो बड़े बड़े व्यक्ति को ही टिकट देते हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है उसी को टिकट देते हैं। यह एक उसके समक्ष चुनौतियां है। तो जो उम्मीदवार होते हैं, पार्टी बड़े बड़े व्यक्ति, बड़े मतलब कि पैसे वाले व्यक्ति को ही टिकट देते हैं, जिससे कि
मतलब कि जो पार्टी होते हैं वो क्या करते हैं, जो जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उसी को टिकट देते हैं, जिसमें क्या होता है कि आम व्यक्ति की भागीदारी उम्मीदवार बनने की नहीं हो पाती है। यह एक समस्या है। हमारे देश में सभी को मतलब कि उम्मीदवार बनने की मतलब दिया गया अधिकार, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पैसा जो है यह एक चुनाव आयोग के समक्ष चुनौतियां हैं। जो पार्टी है बड़े-बड़े वो क्या करते हैं, बड़े-बड़े पैसे वाले व्यक्ति को ही मतलब टिकट देते हैं और छोटे व्यक्ति को टिकट नहीं देते हैं। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि पार्टी में परिवारवाद की भावना हो जाती है। पार्टी में परिवार वाले को ही टिकट मिलता है, परिवार वाले को ही टिकट दिया जाता है, टिकट दिया जाता है। मान लीजिए एक पार्टी है, मान लीजिए कोई भी पार्टी आप मान सकते हैं, तो वो पार्टी क्या करता है, अपने परिवार के जो रिलेशन से संबंधित होते हैं उसी को टिकट देते हैं। तो ये भी एक समस्या है। कहते हैं हम लोग कि राजतंत्र चला गया, लेकिन कहने की बात दूर है, लेकिन वास्तविकता में अगर हम लोग देखें तो हमारे बिहार में ही देख लीजिए कि राजनेता का बेटा ही राजनेता बन रहा है और पार्टी जो है टिकट किसको देता है, अपने ही रिलेशन को देता है, अपने ही बेटे को देता है। तो इससे क्या होगी, आम व्यक्ति की भागीदारी नहीं होगी, तो ये लोकतंत्र नहीं होगा। ये एक समक्ष, इसके समक्ष चुनौतियां हैं। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात क्या है, निर्दलीय जो पार्टी होता है, निर्दलीय पार्टी की भूमिका नहीं होती है। ये जो बड़े-बड़े व्यक्ति बड़े-बड़े जो पार्टी के व्यक्ति होते हैं, ये क्या करते हैं, बड़े-बड़े व्यक्ति को ज़्यादातर टिकट देते हैं, जो कि निर्दलीय जो पार्टी होती है उसका बहुमत नहीं हो पाता है, उसका समर्थन नहीं हो पाता, जिस कारण वो इलेक्शन हार जाते हैं। तो निर्दलीय पार्टी के भी में संख्या में मतलब कि उसके उम्मीदवार बनने में कहीं न कहीं उसका बाधा हो जाता है। अगर मान लीजिए बड़े पैसे वाले दे देते हैं, पैसे वाले क्या करते हैं, चुनाव में बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, जिससे जनता को प्रलोभन दे देते हैं, और जो निर्दलीय पार्टी होती है उसके पास कम पैसा होता है, तो वो क्या करते हैं, जिस कारण वो निर्दलीय पार्टी नहीं जीत पाते हैं। तो ये एक समक्ष उसके मतलब चुनाव आयोग के समक्ष ये भी एक चुनौतियां हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि जितना भी पार्टी है वो क्या करते हैं, जो फिल्म में काम करते हैं, जो बड़े-बड़े उद्योगपति मानिए, ज़्यादातर फिल्म में जो अभिनेता और अभिनेत्री होती है उसको टिकट देते हैं, जिससे आम व्यक्ति की भागीदारी न के बराबर हो गई है। तो ये सब एक समक्ष चुनौतियां हैं। और दूसरा है परिवार के मतलब कि जो सदस्य होते हैं उसी को टिकट देते हैं, तो ये भी समस्या है। आशा करती हूँ कि आप सब यहाँ तक समझ गए होंगे चुनाव आयोग के समक्ष चुनौतियां और चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र क्या क्या है। इन सब बातों पर आज हम चर्चा कर चुके हैं, और आप लोग, मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और आप लोग इस वीडियो में अगर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते हैं और आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं। तो अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो और भी हम मेहनत करेंगे और आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का कोशिश करूँगी। तो आप आज तक यहीं तक